हेलो फ्रेंड्स। मैं मार्गदर्शन आईएएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। मैं आप लोग को एलएसडब्ल्यू के विषय में आज विशेष तौर पे मैं जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं वैकल्पिक विषय जो कि जेपीएससी एग्जामिनेशन और साथ ही साथ बीपीएससी एग्जामिनेशन और सीटीपीओ इक्वल रूप से सभी एग्जामिनेशन में या ऑप्शनल यानी वैकल्पिक विषय के रूप में एक बहुत ही फेमस, यानी इस विषय को बहुत सारे स्टूडेंट लेकर के और सफलता के झंडे गाड़ रहे हैं। मैं आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और इसकी निश्चित रूप से मैं आप लोग के साथ रहूंगा। और साथ ही साथ आप लोग करेंगे जुड़ने के लिए मोबीशाला ऐप को डाउनलोड करेंगे और मेरे इंस्टीट्यूट कोड यानी MARG 8586 इंस्टीट्यूट कोड डालेंगे। आप हमारे यानी मेरे ऐप पे अजीत सिंह के ऐप पे आ जाएंगे और वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप मुझसे कई तरीके से जुड़ सकते हैं। एक तो आप टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर 8586870918, इससे जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम लिंक से भी जुड़ सकते हैं। और यह है मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह करके, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। मेरा यहाँ पे उद्देश्य एकमात्र यही है कि आगामी सीडीपीओ का एग्जाम हो या बीपीएससी का एग्जामिनेशन हो या आगामी जेपीएससी का एग्जामिनेशन हो, आप लोग के लिए एक सेफेस्ट ऑप्शनल विषय क्या होना चाहिए उसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। आज श्रम संबंधी प्रावधान जो हमारे वर्तमान संविधान में लिखा हुआ है, उसके विषय में आज हम लोग पहला टॉपिक अध्ययन करेंगे और बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ से एक प्रश्न आप लोग को निश्चित रूप से पूछा जाता है और हर एक एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और इसीलिए मैं आपको भारतीय संविधान एवं श्रम यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम संबंधी जो प्रोविजन दिए गए हैं उसके विषय में आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग को करना कुछ नहीं है। आप लोग सिर्फ टेलीग्राम लिंक से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या आप लोग जो है ना हमारे नंबर जो कि है 8586 870918, इसके थ्रू हमसे आप जुड़ सकते हैं। जो लोग भी सीरियसली बीपीएससी का, सीटीपीओ, जेपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बीपीएससी और जेपीएससी की ही बात कर रहा हूँ, तो इससे आप लोग एक चीज स्पष्ट हो जाता है कि जो एलएसडब्ल्यू का सब्जेक्ट है वह इन्हीं दोनों कमीशंस के अंतर्गत है। यानी सीडीपीओ जो बीपीएससी कंडक्ट करती है और बीपीएससी लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक सब्जेक्ट के रूप में एलएसडब्ल्यू है। और बाद बाकी जो है ना, जो भी कमीशंस और स्टेट कमीशंस है वहाँ एलएसडब्ल्यू सब्जेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े एलएसडब्ल्यू के साथ, आप यहाँ पे 80% प्लस नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं, मेंस में आप ला सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे मेंस की क्लासेस लेकर के आपके साथ आऊंगा, तो आप लोग जो भी सीरियस यानी 66 मेंस जो देने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं बीपीएससी का प्री क्वालिफाई जिनके द्वारा किया जा चुका है, वे निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़े। और साथ ही साथ जो लोग 66 को एम्बिशन लेकर के चले हैं कि 66 बीपीएससी निश्चित रूप से टारगेट लेकर के और उसको क्रैक करना है, वे स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सब्जेक्ट के विषय में स्ट्रेटजी बना करके अच्छे प्रारूप के साथ, अच्छे डेडिकेशन के साथ तैयारी नहीं करते हैं, तो उस तैयारी के कोई मायने नहीं रह जाते हैं, यानी आप समय काटते हैं। दोस्तों, आज जो प्रथम बिंदु में लेकर के पहला टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ, बहुत ही आसान है। यानी भारतीय संविधान में श्रम यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेबर से रिलेटेड यानी श्रम से संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके विषय में हम लोग को अध्ययन करना है। दोस्तों, इसको मैं कैटेगराइज किस तरीके से किया हूँ, आप लोग इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखो, श्रम संबंधी प्रावधान प्रस्तावना के अंतर्गत कैसे किया गया है इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधान इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं, इसको हम लोग
अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसमें श्रम संबंधी प्रावधान किस तरीके से डिनोट किए गए हैं, वर्णन किए गए हैं, प्रोविजन दिया गया है, इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। और वैधानिक सेपरेशन ऑफ पावर यानी वैधानिक शक्तियों का विभाजन के अंतर्गत हम लोग श्रम संबंधी प्रावधान को अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ श्रम कानूनों का प्रशासन के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारा पहला जो बिंदु है, यानी भारतीय श्रम और भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित जो प्रोविजंस दिए गए हैं, अगर इन तमाम बिंदुओं को हम लोग फ्रेम में अंतर्गत ला लेंगे तो हमारा एक प्रश्न जो है ना यहाँ से निश्चित रूप से सोल्व हो जाएगा, यानी एक प्रश्न सोल्व हो जाएगा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत जो श्रम संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जो प्रावधान किए गए हैं, उसके विषय में एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बहुत ध्यान पूर्वक एक एक बिंदु को मैं पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा और निश्चित रूप से आप लोग जो है ना बहुत अच्छा मार्क्स ग्रहण करोगे। थोड़ा सा हम लोग पृष्ठभूमि देखते हैं, तो पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम लोग को यह जानने की जरूरत है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश को संचालित करने के उद्देश्य से 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास से एक वृहत विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया गया, जिसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया और साथ ही साथ 26 जनवरी 1950 को लागू किया। कहने के यहाँ यह तात्पर्य है कि कभी भी हम लोग प्रश्न अगर लिखते हैं तो उसमें हम लोग पृष्ठभूमि की चर्चा जरूर करते हैं। और पृष्ठभूमि कहो या आप इस तरीके से इंट्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं, यानी पृष्ठभूमि जब समझाते हुए आप जब क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करते हो तो जो एग्जामिनर होता है वह आपके विषय में बड़ा अच्छा दृष्टिकोण रखेगा। यहाँ कहने का मतलब है सीधा सा कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंधों की अगर चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो उसके पहले हम लोग को यह जानने की जरूरत है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लगभग जो है ना 3 साल यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के अथक प्रयास से इसको लिखा गया था और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। और आंशिक रूप से इसको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था। लेकिन भारत जिस दिन गणतंत्र बना यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। यह आपका क्या रहा, यह पृष्ठभूमि रहा। पृष्ठभूमि जब आप दिखा करके आप जब यहाँ पे विस्तार जब देते हो प्रश्न का, जब आप विस्तार देते हो तब इसमें जरूरत होती है कंटेंट की, और उसके संबंध में हम लोग अब चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे, देखो इस संविधान में जो भारतीय संविधान को एडॉप्ट हम लोगों ने संविधान सभा ने जो एडॉप्ट किया, जो उसके विषय में अनेक ऐसे अनुच्छेद है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रम से संबंधित है। इसकी जस्ट पहले मैं चर्चा कर ही रहा था कि भारतीय संविधान में श्रम से संबंधित जो उपबंध है उसी की चर्चा अगर हम लोग कर देंगे तो हमारा एक प्रश्न, यानी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेट ईयर, यानी सपोज करो कि 66 बीपीएससी में यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया है तो निश्चित रूप से यह आपको 68 में पूछा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 70वीं बीपीएससी में पूछा जाएगा। निश्चित रूप से एक साल गैप करके यह प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, इसीलिए इस प्रश्न को हम लोग मोस्ट वीवीआई की श्रेणी में रखते हैं और इसको तैयार करना बहुत आसान है। मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आधे घंटे आप लोग हमारे साथ आज ही रहते हैं तो यह प्रश्न आपका मूल रूप से मैं तैयार करा दूंगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रमिकों को वे अधिकार भी प्राप्त है जो एक नागरिक होने के नाते सभी को प्राप्त है। कहने का तात्पर्य है कि एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारतीय नागरिक होने के नाते जो मूलभूत अधिकार आपको प्राप्त है वे सभी अधिकार एक श्रमिक को भी प्राप्त है। भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधानों की चर्चा हम निम्न शीर्षकों में बांट करके अगर देखते हैं तो आपके लिए आसानी होती है। पहला जो बिंदु हम लोग देखेंगे प्रस्तावना और श्रम, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं, यानी प्रस्तावना के अंतर्गत श्रम संबंधी जो उपबंध है उसके विषय में हम लोग जो है ना यहाँ पे चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत क्या कहा गया है। संविधान के प्रस्तावना में न्याय,
स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व तथा राष्ट्रीय एकता के आदर्शों की चर्चा की गई है तथा भारत को समाजवादी कल्याणकारी राज्य घोषित किया गया है। कैसा राज्य भारत होगा? समाजवादी होगा और साथ ही साथ वेलफेयर स्टेट होगा, यानी लोक जन कल्याणकारी राज्य होगा। लोक जन कल्याणकारी शब्द कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारत के जो भी नागरिक होंगे उनको निश्चित रूप से वे सभी अधिकार मिलेंगे जो एक उत्तरदायी या संप्रभु राष्ट्र के द्वारा अपने नागरिकों को दिया जाता है। और समाजवादी होगा यानी सभी को समान रूप से भारतीय राज्य देखेगा। ठीक है। श्रमिक वर्ग आर्थिक रूप से पिछड़े और विभिन्न सामाजिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है, भारत एक विकासशील देश है। कैसा भारत देश है? विकासशील देश है। तो आप लोग को यह जानना जरूरी हो जाता है कि विकासशील देश होने के नाते भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं भी है। उसमें एक समस्या आप अगर देखोगे, मूल रूप से अगर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक समस्या जो गंभीर देखोगे वह है श्रमिक की, यानी श्रम संबंधी समस्या भारत के सामने विकराल रूप से है। यानी श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलता है। अगर रोजगार मिलता भी है तो उनको श्रमिक यानी मानदेय उनको बहुत ही कम मिलता है। काम करने की दशाएं बहुत प्रतिकूल होती है। यानी बहुत सारी सामाजिक समस्याओं से ग्रसित होता है हमारा श्रमिक वर्ग। और इसी के विषय में हम लोग भारतीय संविधान क्या उपबंध करता है इन श्रमिकों के लिए, उसी के विषय में हम लोग पहला पार्ट यह देख रहे हैं कि प्रस्तावना में भारतीय संविधान श्रमिकों के लिए क्या उपबंध करता है। तो यह समाजवादी कल्याणकारी राज्य की घोषणा करता है और साथ ही साथ श्रमिक होंगे वो आर्थिक रूप से पिछड़े और सामाजिक समस्याओं से ग्रसित होंगे। और अगले बिंदु के रूप में अगर हम लोग देखते हैं, संविधान के प्रस्तावना में दिए गए विचारों के अनुरूप सरकार द्वारा कल्याण कार्य किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है, प्रजातंत्र के अंतर्गत सबसे ज्यादा अगर शक्तिशाली कोई होता है तो वह होता है जनता। यानी जनता ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और लोक जन कल्याणकारी कार्यों को करना सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, जिसका लाभ श्रमिक वर्ग को भली भांति मिलता है। अर्थात प्रस्तावना में वर्णित यह प्रावधान श्रम से संबंधित माना जाता है। यानी जो भी श्रमिक वर्ग को मिलना चाहिए, यहाँ संविधान के प्रस्तावना के अंतर्गत ही इसका उल्लेख निश्चित रूप से किया गया है। समाजवादी लोक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक रूप से समानता की स्थापना। इसका मतलब है कि भारतीय संविधान श्रमिकों के ऊपर प्रस्तावना के शुरुआती बिंदुओं से ही ध्यान देना शुरू कर दिया गया और भारत के नागरिक होने के नाते जो एक सामान्य नागरिक को अधिकार मिलता है वह अधिकार श्रमिकों को भी मिलेगा। अगला जो हम लोग श्रम संबंधी उपबंध की चर्चा करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में श्रम से संबंधित क्या प्रोविजन दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है और जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो श्रम से संबंधित है। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो भाग 3 और 12 से 35 कुछ हम लोग इसको आप कहोगे कि सर बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। कहने का तात्पर्य है किसी भी बात को साबित करने के लिए आपको तर्क की जरूरत होती है। आप तर्क किसके आधार पे करोगे? जब आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप तर्क करोगे। इसीलिए आपको कुछ कंटेंट देने की जरूरत होती है। आंसर राइटिंग आपका तभी ज्यादा अच्छा होगा और आप जो है अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। हम लोग देखते हैं अगला बिंदु, हम लोग देखते हैं शुरुआत करते हैं कानून के समक्ष समता यानी अनुच्छेद 14 के विषय में हम लोग देखते हैं। इसमें जो प्रोविजन श्रमिकों के लिए किया गया है, संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो श्रमिक ही क्यों न हो, एवं सभी लोगों को कानून के समक्ष समान दृष्टि से देखा जाएगा। यथा नियोजक हो या श्रमिक कानून के सामने समान रूप से देखे जाएंगे, चाहे वो नियोजक हो एम्प्लॉयर हो या चाहे वो श्रमिक हो लेबरर हो। दोनों को कानून के अनुसार समान रूप से देखा जाएगा, समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। इसका प्रोविजन मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद आप अगर याद रखते हैं, आप इसको लिखते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है और आप इसमें धारा के साथ अगर लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा आप मार्क्स गेन कर सकते हैं।
इसीलिए आप इस सब चीजों को माइंड रखेंगे, याद रखेंगे। अब देखो भेदभाव का अंत, अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत स्पष्ट रूप से मनाही की जाती है इसके विषय में। यानी देश के नागरिकों के बीच धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस प्रावधान के कारण श्रमिकों के मनोबल को बढ़ावा मिलता है। यानी कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे आप जो है श्रमिक वर्ग से ही क्यों ना हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो समाज के अंतिम बिंदु पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो श्रम कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको हम लोग श्रमिक के नाम से जानते हैं, उसको मनोबल में, इनोवेशन में, आपको मोटिवेशन में अच्छा महसूस होता है कि कम से कम संविधान उनको समानता का अधिकार देता है। अगला जो बिंदु हम लोग देखते हैं, अवसर की समानता, यानी कार्य करने के अवसर की समानता, जो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारतीय संविधान में दिया गया है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि संविधान के अनुसार सरकारी नियोजन हो, कारखाना, खान, अन्य प्रतिष्ठानों में सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा। अतः कोई भी श्रमिक अपनी योग्यता और कुशलता के आधार पर कहीं भी काम कर सकता है। यहाँ पे क्या है, अवसर की समानता। चाहे आप जो है कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप श्रमिक ही क्यों ना हो, तो आपको कार्य करने की, श्रमिक हो या कोई नागरिक हो, सबको काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से काम कर सकते हैं। इसकी अवसर की समानता आपको इस्टेब्लिशमेंट करती है, भारतीय संविधान के द्वारा ये आपको अधिकार दिया जाता है। अगला बिंदु अगर हम लोग देखते हैं तो अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी छुआछूत की भावना का उन्मूलन। भारतीय समाज में बहुत सारे दोष हैं, उसमें प्रमुख दोषों में छुआछूत को भी आप मान सकते हो। और गांधी जी के अथक प्रयास के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य करने के बावजूद भी आज भी देखा जाए तो भारतीय समाज में अस्पृश्यता मौजूद है। और भारतीय संविधान इसको पूरी तरीके से उन्मूलन करने की दिशा में अनुच्छेद 17 के द्वारा इसको प्रावधानित किया है। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि देश के सभी नागरिक धार्मिक, शैक्षणिक, सार्वजनिक स्थलों पर बिना छुआछूत के आ जा सकते हैं। और निम्न कार्य करने वाले श्रमिक वर्ग मानसिक रूप से मजबूती मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार आप कहीं भी निर्भीक होकर के आ जा सकते हैं। और जो निम्न स्तर के समाज में जो निम्न स्तर के कार्य करने वाले हमारे श्रमिक बंधु हैं, उनको इस बात से लेकर के मानसिक रूप से मजबूती मिलती है कि देश का संविधान उनके साथ खड़ा है, देश की व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, देश की सरकार उनके साथ खड़ी है। अगर कोई इस आधार पे भेदभाव करता है तो वह एक दंडनीय अपराध होगा। अगला जो महत्वपूर्ण हमारा बिंदु है, स्वतंत्रता का अधिकार एवं श्रमिक। मूल अधिकार के अंतर्गत अगर देखा जाए, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें बहुत सारी स्वतंत्रताएं किसको दी गई है, श्रमिकों को दी गई है। और साथ ही साथ जो सामान्य नागरिक हैं, सामान्य नागरिक, उनके लिए भी बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। इस अधिकारों के विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले। यहाँ पे इन अधिकारों के विषय में अगर मैं बात करूं तो बोलने और विचार करने की स्वतंत्रता, यानी जिस तरीके से सामान्य नागरिक बोल सकता है, अपने विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, उसी तरीके श्रमिक अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठा सकता है। उसको भारतीय संविधान के द्वारा यह अधिकार मिला होता है। श्रमिक भी अपने शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है कि आवाज उठा सकता है। यानी श्रमिकों को भी अपने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार देता है भारतीय संविधान। अगला जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता होता है, शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। दोस्तों यहाँ कहने का तात्पर्य है कि आप शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। श्रमिक वर्ग को भी यह अधिकार मिला हुआ है। यानी श्रमिक वर्ग अपने समस्या और मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हो सकते हैं, बशर्ते उनके पास कोई हथियार न हो। आप अपने समस्याओं पे विचार विमर्श कर सकते हैं, अपने आवाज को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। यह अधिकार आपको भारतीय संविधान देता है। अगला जो अधिकार हम लोग को संविधान प्रदान करता है, श्रम संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। उसी तरीके से श्रमिक अपनी सुरक्षा और संरक्षा के लिए क्या बनाएंगे, ट्रेड यूनियन यानी श्रम संघ भी बना सकते हैं। यहाँ पे
यहाँ पे आप लोग को ट्रेड यूनियन, आप लोग यहाँ देखें ट्रेड यूनियन एक्ट, मैं आप लोग को 1926, यह मोस्ट वीवीआई होता है, इसको मैं आप लोग को अगले क्लास में बताऊंगा। यह बहुत ज्यादा यानी लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न होता है। तो यहाँ पे हमारा संविधान ये भी कहता है कि आप अपने संरक्षण, अपनी सुविधा के लिए, अपने हितों के संरक्षण के लिए आप श्रम संघ बना सकते हैं। श्रम संघ होगा आपका जो है ना अपना उत्तरदायित्व अपने सरकार के पास आपके डिमांड्स को रखने का प्रयास करेगा। अगला जो मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता संबंधी अधिकार श्रमिकों को मिला हुआ है, वो है स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करने का। यानी भारतीय श्रमिक रोजगार के लिए देश में कहीं भी आ जा सकते हैं। आप देखते हो उत्तर प्रदेश, बिहार के मजदूर पंजाब में भी काम करते हैं, देश के अन्य यानी मुंबई, महाराष्ट्र सभी जगहों पे कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यानी भारत के अंतर्गत आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, इसके लिए भारतीय संविधान आपको आज्ञा देता है। अगला जो हमारा स्वतंत्रता है वो है पेशा, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता। दोस्तों इसको आप लोग समझने की जरूरत है, इसीलिए है ज्यादा कि हम लोग अभी क्या स्टडी कर रहे हैं, हम लोग यह स्टडी कर रहे हैं श्रम संबंधी, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रावधान श्रम संबंधी प्रावधान हम लोग देख रहे हैं किसके अंतर्गत, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। यानी भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान क्या किए गए हैं, यानी यह एक तरीके से एकदम फैक्चुअल है और बहुत ही ज्यादा आपको वीवीआई है। यानी यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा मार्क्स, यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, अगर अक्षरशः आप वैसा करते हैं तो आप जो है ना 80% प्लस नंबर निश्चित रूप से पाएंगे। यानी श्रमिक वर्ग कहीं भी आ जा सकते हैं, पेशा, व्यवसाय, व्यापार करने की उनको स्वतंत्रता देती है भारतीय संविधान। अगला जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण, यानी अनुच्छेद 20, यानी अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार श्रमिक को अधिकार प्राप्त होता है कि वे अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए सबूत पेश कर सकता है, साथ ही साथ एक गलती के लिए दोबारा दंडित नहीं किया जा सकता है। यानी श्रमिक अपने को बचाने के लिए सबूत भी पेश कर सकता है और साथ ही साथ एक दंड यानी एक क्राइम के लिए दो बार उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। इस संबंधी भी प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रमिकों को दी गई है। अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो मूल अधिकार के अंतर्गत है, भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है, वह शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी अनुच्छेद 23। यह सब बहुत वीवीआई है, यानी यहाँ से आप याद करोगे अच्छे ढंग से, आप बार बार जो है ना प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि आपको जैसा प्रश्न मिले, यहाँ पे प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न मिले हूबहू आप इसको जो है ना वहां पे प्रेजेंट कर दें। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी देश के सभी नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है। अतः आर्थिक रूप से पिछड़े, बंधुआ मजदूर हो या शारीरिक रूप से शोषित महिला और बाल श्रमिक इस अधिकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ पे जो भी शोषण से मुक्ति से संबंधित है यह अधिकार आप निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो हम लोग जो है ना अधिकार देखते हैं वह हमको यह कहता है कि कारखाना और खान इत्यादि में बालकों के नियोजन पे प्रतिबंध। यानी आप देखो एक उम्र के पहले आप काम नहीं कर सकते हैं कारखाना में, यानी किसी भी कारखाने या खान में खतरनाक नियोजन से 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह रूल है। यानी आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है यानी मूल अधिकार के अंतर्गत यह कहा गया है कि अगर आप 14 ईयर्स से अगर आपकी आयु अगर कम है तो आप खतरनाक कारखाना हो या खान हो, यहाँ पे आप काम को आपको नियोजित नहीं किया जा सकता है। यह हमारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कहा गया है। अब हम लोग जो है ना अगला जो हम लोग जो है ना देखेंगे, यानी हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, हमने देखा प्रस्तावना के अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधान हमने देखा। दूसरा हमने देखा मौलिक अधिकार के अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधानों को हमने देखा। अब अगला जो हम लोग देख रहे हैं वह है राज्य के नीति निर्देशक, राज्य
के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत क्या है, श्रम संबंधी प्रावधान, यानी सभी के अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, श्रम संबंधी प्रावधान, श्रम संबंधी प्रावधान। दोस्तों यहाँ पे अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है एलएसडब्ल्यू, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मार्क्स देने वाला, बहुत कम समय में तैयार किया जाने वाला और बहुत ही सेफ होता है। यानी आप जो है ना, अगर बड़े अच्छे ढंग से तैयारी करोगे तो 1.5 महीने काफी हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने आप जो है ना निश्चित रूप से आप तैयार कर सकते हो, बड़े अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हो। इतना छोटा सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट्स का नहीं होता है। और यहाँ पे तैयार करके एक सम्मानित पोस्ट जो होता है, वह बीपीएससी के अंतर्गत हो या जेपीएससी के अंतर्गत हो या बीपीएससी के अंतर्गत जो सीडीपीओ का जो है एक सम्मानित पोस्ट होता है, उसको आप हासिल कर सकते हैं इस सब्जेक्ट के साथ। क्योंकि सीडीपीओ में आपको बहुत सिलेक्टेड सब्जेक्ट लेना होता है, उसमें एक सब्जेक्ट यह है। अभी हम लोग श्रम संबंधी भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधान की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारा अगला जो बिंदु है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। यानी संविधान के भाग 4 के अनुसार 36 से 51 तक, यानी भाग 4 को याद रखना है, 36 से 51 तक जो चर्चा की गई है राज्य के नीति निदेशक तत्व में श्रम संबंधी, उसकी चर्चा अगर हम लोग करते हैं तो नागरिकों का कल्याण या अनुच्छेद 38 यानी 38 के अंतर्गत यह कहा गया है, सरकार लोगों के कल्याण में वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेगी। क्योंकि श्रमिक भी नागरिक होते हैं, अतः उनके कल्याण के लिए भी सरकार प्रयास करेगी। यानी जितने भी नागरिक है सभी के कल्याण के लिए सरकार निरंतर प्रयास करेगी। और श्रमिक भी, जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, यानी श्रमिक भी भारत के सम्मानित नागरिक होते हैं, इसीलिए उनके लिए, उनके कल्याण के लिए भी सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, और आर्टिकल 39 के अंतर्गत यह कहा गया है कि इसमें कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस का प्रावधान किया गया है। कार्य का अधिकार, सभी लोगों को कार्य का अधिकार दिया गया है, अतः श्रमिक को भी जीविकोपार्जन के लिए कार्य करने का अधिकार है। यानी इस प्रोविजन, इस अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है कि कार्य का अधिकार सबको मिलेगा और निश्चित रूप से संपत्ति का बंटवारा, अगला बिंदु, यानी देश के सभी नागरिकों को कुछ न कुछ संपत्ति होना चाहिए, जिसके कारण श्रमिक अपनी मजदूरी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी संपत्ति का बंटवारा भी होना चाहिए, संपत्ति के एकत्रीकरण को रोकना भी होना चाहिए। इस व्यवस्था के कारण ही नियोजक श्रम कल्याण पर खर्च करता है। यानी संपत्ति एकत्रीकरण को रोकने संबंधी प्रोविजन जो आपके संविधान के अंतर्गत दिया गया है, उसी व्यवस्था के अंतर्गत जो नियोजक होते हैं वह श्रम कल्याण, लेबर वेलफेयर के लिए वे लोग निश्चित मात्रा में खर्च करते हैं। यानी लेबर कल्याण के प्रति उनकी उत्सुकता होती है। समान कार्य के लिए समान वेतन, यदि समान कार्य हो एवं समान प्रकृति का हो तो लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे आप जो है ना मेल हो और चाहे आप जो है ना फीमेल हो। कहने का तात्पर्य है, अगर मान लो कि कार्य आपका समान है तो इस आधार पे आपको समान वेतन मिलना ही मिलना चाहिए। समान वेतन का अधिकारी होगा, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। स्वास्थ्य की सुरक्षा, अगला जो बिंदु हम लोग देखेंगे इस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के अंतर्गत, वो है स्वास्थ्य की सुरक्षा। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सरकार नागरिकों की स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी, जिसका लाभ श्रमिकों को भी मिलेगा। यानी जिस तरीके से सामान्य नागरिकों के स्वास्थ्य की बात की जाती है, उसी तरीके से जो श्रमिक लोग होंगे उनके भी स्वास्थ्य की बात करेगी सरकार। और इसीलिए करेगी क्योंकि भारत की नागरिकता, एकल नागरिकता भारत सरकार प्रदान करती है, और भारत के नागरिक चाहे वो सामान्य नागरिक हो, और उसी तरीके का अधिकार श्रमिकों को भी, यानी भारत का सिटीजन श्रमिक भी होते हैं, इसीलिए सभी कल्याणकारी, कल्याण संबंधी प्रावधान उनके ऊपर भी लागू होगा। अगला हम लोग देखते हैं, महिलाओं, बच्चों, युवाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण में वृद्धि के लिए सरकार कार्य करेगी। चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वह बच्चे हों, चाहे युवा वर्ग के लोग हों, सभी के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए कौन उत्तरदायी होगा? वह उत्तरदायी होगा आपका सरकार,
यानी आप कहाँ पे रह रहे हैं, आप जनतंत्र में रहे हैं। जनतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। यहाँ पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली जनता होती है, तो निश्चित रूप से जनता के लिए जन कल्याणकारी कार्यों को करने का उत्तरदायित्व किसको होगा, यह होगा भारत सरकार की। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई भी अगर समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करके 85 86 87 0918 इस नंबर पे आप जो है ना मुझे फोन करके, या आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ करके भी आप भाई अजीत सिंह करके, ऐसा मेरा टेलीग्राम लिंक है, इसको जो है ना आप इसके थ्रू भी हमसे जो है ना जुड़ सकते हैं। कई माध्यम है, फोन के द्वारा, मोबाइल के नंबर के द्वारा जुड़ सकते हैं, या आप यहाँ पे मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह टेलीग्राम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके मन में संशय हो सब्जेक्ट को लेकर के, सब्जेक्ट चयन को लेकर के, सब्जेक्ट के विषय वस्तु को लेकर के, आप निश्चित बेहिजक हमारे से बात कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान यथासंभव मैं आप लोग का करूंगा। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग इसमें देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो श्रमिकों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, अगला महत्वपूर्ण है रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता। यानी अनुच्छेद 41 की अगर हम लोग बात करें, इसके अंतर्गत यह कहा गया है सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि प्रत्येक श्रमिक को काम और शिक्षा की सुविधा प्राप्त हो। यानी श्रमिक को काम भी मिले और साथ ही साथ इसको शिक्षा भी मिले। बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अशक्तता तथा अन्य दशाओं में सार्वजनिक सुविधा उपलब्ध कराने की प्रभावशाली व्यवस्था भी सरकार करेगी। भारत सरकार इन सभी, चाहे वो बेरोजगारी व्यवस्था के अंतर्गत, बीमारी के अंतर्गत, वृद्धावस्था के अंतर्गत, अशक्तता यानी अपंगता के अंतर्गत, कोई भी अगर दशा में किसी भी जरूरत की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए उत्तरदायी सरकार होगी। कि सरकार का उत्तरदायित्व इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे है जन कल्याणकारी शासन, जन कल्याणकारी। और इस शासन की प्रबल जो है सबसे ज्यादा इसमें खूबसूरती यह होती है कि जनता की समस्याओं के प्रति ये लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, यानी सभी देश की जनता के हर एक दृष्टिकोण से कल्याणकारी कार्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए टोटल यानी मूल रूप से जिम्मेवारी जो है ना सरकार की होती है। अगला जो प्रोविजन हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 42 के अंतर्गत देखेंगे कार्य की दशा, यानी वर्क कंडीशन। यानी श्रमिकों के लिए मानवीय और न्यायोचित कार्य की दशाओं की व्यवस्था करना सरकार सुनिश्चित करेगी। और स्त्री श्रमिकों को मातृत्व सहायता, यानी जो मेटर्निटी लीव होता है उससे संबंधित सहायता भी आपको प्रदान की जाएगी। और यह भी भारतीय आपको कौन प्रदान करता है, भारतीय संविधान आपको प्रदान करती है। यानी इसके विषय में भी आपको नियोजक जो होंगे उनको प्रावधान करना पड़ेगा। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो प्रावधान है जो श्रम से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 43 यानी 43, उचित मजदूरी और बेहतर जीवन स्तर। यानी सरकार सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए उचित कानून या संगठन के माध्यम से या अन्य साधन से उचित मजदूरी या काम की ऐसी दशाएं उपलब्ध कराएगी जिससे वे बेहतर जीवन कायम रख सके तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के अवसर प्राप्त कर सके। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि आपको उचित मजदूरी भी मिलनी चाहिए, इसकी भी व्यवस्था भारतीय संविधान, भारतीय सरकार से आपको निश्चित करने के लिए कहती है। और साथ ही साथ एक बेहतर जीवन जीने के लिए भी आपको सरकार उत्तरदायी है। आपको सुविधा देने के लिए भारतीय सरकार, लोकतांत्रिक सरकार आपको उत्तरदायी है कि निश्चित रूप से भारतीय संविधान के अंतर्गत आपको यह अधिकार मिले हुए हैं, आपको यह उपलब्ध कराने के लिए सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी। अगला जो हम लोग महत्वपूर्ण देखेंगे अनुच्छेद 43A, इसमें यह प्रोविजन कहा गया है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। यह देखो यहाँ पे क्या है, प्रबंध मैनेजमेंट में आपको यह कहा गया है कि श्रमिक जो होते हैं इसकी भागीदारी होनी चाहिए, इसकी चर्चा की गई है। लेकिन यह कहाँ किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व का तात्पर्य यहाँ यह होता है
इसको आप जो है ना कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। राज्य के पास, आप लोग थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। जैसे मैं आप लोग के यहाँ पे 1 मिनट में इसको समझा देता हूँ। जैसे मूल अधिकार, जो लोग पॉलिटी समझे होंगे उन लोग को यह पता होगा पहले से, वर्सेस राज्य के राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोनों में मूलभूत अगर अंतर मैं पूछूं आपसे, जो दोनों में मूलभूत अंतर क्या है? अगर आपका मूल अधिकार के ऊपर अगर कोई चोट करता है तो आप इसको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कानून के दायरे में जा सकते हैं। कानून के लिए, इसके लिए सुरक्षा आपको प्राप्त है। लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी अगर प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी उचित नहीं है तो आप कानून के शरण में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए, क्योंकि इसके विषय में यह कहा जाता है कि सरकार आपको अपने संसाधन, जब सरकार के पास संसाधन होंगे तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो अधिकार आपको मिलने चाहिए उसको उपलब्ध कराएगा। यानी यह आपको बाइंडिंग नहीं है। मूल अधिकार में जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत जो आपको मिले हैं वह सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन यह इथिक्स है, यानी नैतिकता यह कहती है कि सरकार जब यह समझेगी कि उसके पास निश्चित संसाधन उपलब्ध हो गए हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या करेगी, वह सुविधा आपको उपलब्ध कराएगी। जैसे आप लोग देखते हो ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आपको शिक्षा अनिवार्य करने की बात है, तो ये मूल अधिकार में इसको पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व में था, इसको बाद में मूल अधिकार के अंतर्गत ला करके आपको इसको बाइंडिंग कर दिया गया। यानी जो है ना, अगर कोई उपलब्ध नहीं कराता है कोई सरकार, तो आप जो है ना कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी भारतवर्ष में निश्चित रूप से बहुत अधिक सुखमय नहीं है। कहने का मतलब बहुत अच्छा जो है ना यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है। औद्योगिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से उद्योगों में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को विशेष प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। अगर प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी होगी तो यह उत्तम दृष्टिकोण होगा, लेकिन अगर वास्तविक स्थिति के विषय में मैं आपसे बात करूं तो निश्चित रूप से भारत में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी बहुत ही न्यूनतम है। सरकार के द्वारा लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है कि निश्चित मात्रा में प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी हो। यही हमारा अनुच्छेद 43A कहता है। अगला जो अनुच्छेद हमारा 45 यह कहता है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत भारतीय संविधान श्रमिकों को लिए प्रावधानित करता है, वह कहता है सरकार 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इससे श्रमिक समुदाय के बच्चे भी लाभान्वित होंगे। इसी की बात मैं कह रहा था। अब इसको क्या कर दिया गया है, आपको यहाँ भी इसको शामिल कर दिया गया फंडामेंटल राइट के अंतर्गत। कहने का मतलब, यानी जब राज्य सरकार यह चाहती है, सरकार जब यह निश्चित रूप से उसको आभास हो जाता है कि हमारे पास जो है ना संसाधन पर्याप्त मात्रा में हो गए हैं, इस अधिकार को आपको फंडामेंटल के अंतर, यानी आपको बैंडिंग के अंतर्गत रख दिया जाए। यानी जो है ना, अगर आपको उस अधिकार की पूर्ति सरकारें नहीं करा पा रही है तो आप कूद जा सकते हैं, उसके अंतर्गत इसको किया गया है। अगला जो कमजोर वर्गों का उत्थान, यानी 46 में यह कहा गया है कि जो समाज के कमजोर वर्ग होंगे उसके उत्थान के लिए क्या प्रोविजन करता है भारतीय संविधान। उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि सरकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक स्तर सुधारने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएगी और तथा उन्हें शोषण मुक्त करने और सामाजिक न्याय दिलाने की व्यवस्था कराएगी। यानी श्रमिक वर्ग के पास जो है ना कई सारे समस्याएं होते हैं, और उन्हीं समस्याओं के निदान की दिशा में अगर देखा जाए तो निदान की दिशा में संविधान में, इसके संविधान के अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, और उन्हीं प्रावधानों के विषय में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं। और इन्हीं प्रावधानों के द्वारा जो है ना किसकी स्थिति सुधरेगी, यानी श्रमिक की स्थिति जो है अच्छे ढंग की होगी। यानी समाज में जो अंतिम बिंदु के स्तर पे खड़ा एक पिछड़ा और एक कमजोर जो आदमी है, उसके
जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने संबंधी कार्य भारतीय संविधान के अंतर्गत किए जाने हैं, सरकार के अंतर्गत की जानी है, उसी की चर्चा आज हम लोग कर रहे हैं। यानी कमजोर वर्गों का उत्थान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 46 यानी 46 अनुच्छेद के अंतर्गत यह कहा गया है। 47वां यानी 47 अनुच्छेद आपको क्या कहता है? रहन सहन, खान पान, उन्नत स्तर। यानी आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए? सरकार लोगों के खान पान, रहन सहन के स्तर में सुधार लाने के लिए उचित कदम उठाएगी तथा इसका लाभ श्रमिकों को प्राप्त होगा। यानी जो सामान्य नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, उनको यह अधिकार तो मिला ही मिला है, और साथ ही साथ आपको श्रमिक वर्ग जो है, श्रमिक वर्ग जो समाज के बहुत ज्यादा अच्छे स्तर को नहीं माने जाते हैं, इनको भी यह मिलेगा। यह अधिकार भारतीय संविधान श्रमिकों के लिए भी उत्पन्नित करती है। साथ ही साथ अगला जो बिंदु हम लोग देखेंगे, वैधानिक शक्तियों का विभाजन। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सूचियों की बात की जाए, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची, शक्तियों के विभाजन यानी श्रमिक से संबंधित जो समस्या है, कितना आपको राज्य सरकार के अंतर्गत है, कितना संघ सूची के अंतर्गत है और कितना समवर्ती सूची के अंतर्गत, इसी के विषय में हम लोग जो है ना चर्चा करेंगे। यानी संघीय सूची की अगर मैं बात करूं तो संघीय सूची में उन विषयों का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने और लागू करने का अधिकार किसको होता है? केंद्र सरकार को। यहाँ पे आप लोग देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल ढंग से, एकदम सिंपल तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। यानी केंद्र संघ सूची जो भी होता है, संघ सूची इस पे कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? वह केंद्र को होता है। केंद्र सरकार इस पे क्या करेगी? कानून बनाएगी। अगला जो सूची हम लोग देखते हैं, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं, तो खान आएगा, तेल क्षेत्र, पतन, बंदरगाह, यानी यह सब, रेलवे, टेलीफोन, ये सभी जो है ना संघ सूची के अंतर्गत होते हैं। यानी इसके अंतर्गत जो भी कानून बनाया जाएगा, वो भी जो रेवेन्यू होगा, वो सभी संघ सूची के अंतर्गत होगा, वो सभी केंद्र सरकार हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत क्या है कि अगर जो विषय राज्य सूची, जो विषय इसके अंतर्गत रहेंगे, इस पे आपको राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी, राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार होगा, और इसके अंतर्गत कानून बनाना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा। इसके अंतर्गत देखोगे तो अपंगों की क्षतिपूर्ति हो या बेरोजगारों को राहत देना, ये सभी चीजें राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। आप देखते हो ना, यानी आप देखते हो कुछ विषय जो है ना केंद्र के हाथ दायरे में होती है, केंद्र के दायरे में होती है, कुछ विषय राज्य के दायरे में होती है, और कुछ विषय दोनों के दायरे में होती है। अगला जो बिंदु हम लोग देखेंगे वो है समवर्ती सूची। इस सूची में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिसके संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी होता है और राज्य दोनों को होता है, लेकिन प्रशासन संबंधी अधिकार केवल राज्य सरकार का होता है। और जैसे श्रम संघ हो गया, औद्योगिक विवाद हो गया, सामाजिक सुरक्षा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन इस पे कौन करेगा? दोनों करेगा। यानी दोनों के अंतर्गत जो प्रशासन होगा, यह आपको कौन देखेगा? राज्य सरकार देखेगा। और साथ ही साथ अगर दोनों के कानून में अगर एक टकराव की स्थिति आती है, तो इस पे किसका कानून को प्रायोरिटी मिलेगा और किसके कानून को माना जाएगा? तो यहाँ पे यह चीज याद आप लोग रखोगे, केंद्र सरकार का जो कानून होगा उसको क्या माना जाएगा? वह मान्य होगा। ठीक है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। यानी संघ वाले पे संघ सरकार यानी केंद्र सरकार, राज्य वाले पे राज्य सरकार, समवर्ती पे दोनों जो है ना कानून अगर बनाते हैं और दोनों के कानून में अगर टकराव की स्थिति होती है, तो उस दिशा में केंद्र सरकार को प्रायोरिटी मिलती है और केंद्र सरकार के कानून को माना जाता है, राज्य सरकार के कानून को नहीं। ठीक है, अगला जो हम लोग देखेंगे श्रम कानूनों का प्रशासन। यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, यानी 256, 257, 258 यानी कानून हुआ, श्रम कानूनों का एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित चीजों को अगर हम लोग देखते हैं, तो श्रम कानूनों के प्रशासन से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश या सलाह दिया जा सकता है, यह ऑब्वियस है, यानी यह सलाह दिया ही दिया जाता है। केंद्र सरकार श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए अपने प्राधिकारों को अधिकार प्रदान कर सकता है। यह भी आप जानते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं। यदि किसी विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों
द्वारा कानून पारित किया गया हो तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का कानून सर्वोच्च मानी जाएगी। इसकी भी चर्चा मैं अभी अभी किया हूँ। यानी आप देखोगे कि केंद्र सरकार जो होती है, केंद्र सरकार टकराव की स्थिति में इसका जो कानून जो है, इसका कानून उसी को जो है ना, कानून इसी को मान्यता मिलती है। यानी यही मान्यता मिलती है, राज्य के कानून को मान्यता नहीं मिलती है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें, श्रम कानूनों के प्रशासन संबंधी चीजों को आपको केंद्र का जो कानून होगा वह मान्य होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनेक ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से श्रम से संबंधित है। आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की व्यवस्थाओं का पालन ठीक ढंग से हो और इससे बच निकलने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे, निरीक्षण की प्रभावकारी व्यवस्था हो, उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाए। यानी अगर आप देखोगे तो इसको क्या कहोगे आप, निष्कर्ष। ठीक है ना। यानी आप जो है इस तरीके से आप प्रश्न का इंड कर सकते हो। ठीक है ना, इस तरीके से आप प्रश्न को इंड कर सकते हो। भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं उसको इंड आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यानी प्रश्न आपका, एक प्रश्न जो है ना मैं अभी आपको करा चुका हूँ। यानी प्रश्न, एक प्रश्न आपका यहाँ पे तैयार हो गया। पहला प्रश्न क्या था, प्रश्न आपका यह था, भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, यही प्रश्न आपका है। ठीक है ना। मैं आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पे जो है ना समझा चुका हूँ। इसमें जो है ना प्रस्तावना, प्रस्तावना में क्या है, श्रम संबंधी प्रावधान, इसके विषय में बता चुका हूँ। फंडामेंटल राइट में क्या है यह भी बता चुका हूँ। आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ऑफ इंडिया डीपीआई के अंतर्गत भी बता चुका हूँ। साथ ही साथ जो है ना आपका सूची के अंतर्गत, सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत भी मैं चीजों को बता चुका हूँ कि इसके अंतर्गत श्रम संबंधी प्रावधान जो है ना कहाँ कहाँ पे जो है ना वर्णन है, चाहे वो संघ सूची हो, राज सूची हो या समवर्ती सूची हो, इस सभी विषय में जो है ना मैं चर्चा कर चुका हूँ। साथ ही साथ आप जो है ना शक्तियों का बंटवारा के बिंदु से शक्ति का बंटवारा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, इसकी भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। कहने का मतलब यह है कि किसी भी दृष्टिकोण से, जस्ट मैं इसके अभी जो है ना प्रश्न की मैं चर्चा करूंगा जो प्रीवियस में, यानी पूर्व में पूछे गए प्रश्न जो है, पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न है उसकी चर्चा मैं करूंगा। लेकिन मूल रूप से जो है ना यह प्रश्न आपका तैयार होता है। इसी के साथ जो है मूल रूप से देखा जाए तो यह प्रश्न आप देखोगे, विभिन्न प्रश्नों के डायमेंशंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, विगत वर्ष में जो प्रश्न क्या पूछे गए हैं, यानी जो अभी आज के क्लास में, आज के क्लास में मैंने जो डिस्कस किया उसको मैं निश्चित रूप से आपको, आप प्रश्न के कैटेगरी पे समझा करके मैं साबित करता हूँ कि यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और आप किस तरीके से इसका जवाब दोगे। श्रम के संबंध में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान है, उनका तर्काधार और महत्व, ये सब चीजें जो है ना मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। यानी श्रम, भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रम संबंधी जो उपबंध है उसके लिए तर्क और इसके महत्व को मैं समझा चुका हूँ, अभी अभी समझाया आप लोग के साथ। अगला जो इसमें प्रश्न इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा गया है, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो प्रश्न पूछा गया है उसको आप देखें। भारत के संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो श्रम से संबंधित, अब देखो यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया है। यानी आपको सभी नहीं दिखाना है, सिर्फ जो है ना डीपीआई, यानी डीपीआई ने डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ इंडिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो श्रम संबंधी, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ श्रम संबंधी, श्रम संबंधी जो प्रावधान है उसी के डिटेल्ड आप अगर करते हो और साथ ही साथ जो है ना यहाँ पे शुरू करते हो आप पृष्ठभूमि से शुरू करते हो और बीच में श्रम संबंधी प्रावधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में श्रम संबंधी प्रावधान को लिखते हो और अंतत्वगत्वा आप जो है ना निष्कर्ष को आप लिखते हो, तो यह प्रश्न भी आपके दायरे में है, यह भी आपका तैयार हो गया प्रश्न। यानी इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्टिव वे में
बहुत अच्छे ढंग से एक एक प्रश्न को मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि हर एक चीज मेरे पढ़ाए हुए डायमेंशन के अंतर्गत होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी और सीडीपीओ के अंतर्गत पूर्व परीक्षाओं में जो कंडक्ट किया है बीपीएससी ने। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के श्रम कल्याणार्थ संबंधित व्यवस्थाओं की भूमिका और, देखो यहाँ पे भूमिका और महत्ता पे, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रमिक कल्याण के लिए जो भी व्यवस्था किया गया है उसके विषय में। यह भी आपका मोस्ट वीवीआई है और यही जो है ना प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार। अगला जो प्रश्न है भारत में श्रमिकों के कल्याणार्थ भारतीय संविधान में उपलब्ध व्यवस्थाओं पर प्रकाश डाले, सेम टू सेम वही प्रश्न है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगला जो प्रश्न पूछा गया है जो पूर्व के परीक्षा में प्रीवियस ईयर, देखो कभी भी आप तैयारी करने बैठते हो तो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स होते हैं उसको सोल्व जरूर करना चाहिए। और सोल्व कब करना चाहिए, जब मैं एक बार आपके साथ जो है ना पूरा इसका डिटेल्ड अध्ययन मैं आपको करवा दूं, उसके बाद जो है ना प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर के आप सोल्व करो और बार बार इसको अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। आप निश्चित रूप से अपने जो गोल को सेट किए हैं बीपीएससी क्रैक करने का सा वह आप अचीव करोगे। अगला जो प्रश्न हमारा यह है भारतीय संविधान में श्रम संबंधित प्रावधान, सेम टू सेम वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, यही प्रश्न है जो बार बार पूछा गया है परीक्षाओं में। भारतीय संविधान में के प्रावधानों को विशिष्ट संदर्भ में भारत में श्रम कानून के ऐतिहासिक विकास का उल्लेख करें, यानी जो है ना वही प्रश्न। देखो भाषा जो है प्रश्न की, प्रश्न पूछने की भाषा पे आपको भाषा पे विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत होती है, ध्यान देने की जरूरत होती है। और इस सब्जेक्ट में आपको प्रश्न में वेरिएशन नहीं मिलेगा, यानी प्रश्न बार बार रिपीटेशन मिलेगा, बार बार आपका जो है ना रिपीटेशन मिलेगा। सिर्फ आपको करना क्या होता है, एक बार प्रश्न को तैयार करना होता है। देखिए एक बार, जैसे एक प्रश्न यहाँ पे आप अगर इस चीज को, मेरा एक कहना आप मानोगे तो यहाँ पे एक प्रश्न यह बनता है कि भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान। आप अगर इस प्रश्न को मैं जिस तरीके से बताया हूं उस तरीके से आप जो है ना अगर बार बार अभ्यास करके इसको आप कंठस्थ कर ले तो निश्चित रूप से इस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो आपके दायरे में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लगातार अपने अनुभव के द्वारा मैं कह सकता हूँ, लगातार 12-15 सालों का अनुभव मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मैं निश्चित रूप से आप लोग को कोई भी अगर सजेशन देता हूँ तो उसमें सुने सुनाई मेरा कोई भी आपको बात नहीं होगा, यानी मैं जो चीज आपको कहता हूँ वो निश्चित रूप से सत्यता के ज्यादा करीब होता है क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसको अनुभव किया है। इसीलिए आप मेरे ऊपर निश्चित रूप से ट्रस्ट कर सकते हैं। और साथ साथ जो अगर मेरी बात आप ट्रस्ट करते हैं तो एक प्रश्न आपका मैं करा चुका हूँ, यानी भारतीय संविधान में श्रम संबंधी जो प्रावधान है इसको मैं आज पूरा करा दिया हूँ। यह हमारा जो है ना अभी क्या चल रहा है, यह आपको डेमो क्लास चल रहा है। इसके अंतर्गत आप लोग को क्या करना है, मोबीशाला मोबी मोबीशाला ऐप को डाउनलोड करना है। आप मोबीशाला पे जा करके और मेरा जो इंस्टीट्यूट का मार्गदर्शन आईएएस का कोड है वो है मार्ग 8586, इसको रजिस्टर्ड कराना है आपको। उसके बाद जो है ना हमसे आप निश्चित रूप से एलएसडब्ल्यू का टोटल कोर्स आप पढ़ सकते हैं। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को 1.5 से 2 महीने में आपको परीक्षा के पहले निश्चित रूप से कंप्लीट करा जाऊंगा। और आप जो है ना एलएसडब्ल्यू में 80% प्लस नंबर कैसे लाएंगे उसके विषय में मैं समय समय पे आपको गाइडेंस देता रहूंगा, मार्गदर्शन देता रहूंगा। आप लोग मार्गदर्शन आईएएस, आप लोग जो है निश्चित रूप से मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह, यूट्यूब पे यह मेरा चैनल है अजीत सिंह सर, ठीक है। इसको आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लेंगे और आप मूवीशाला
ऐप को डाउनलोड करेंगे, मार्क 8586 के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन करा करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और निश्चित रूप से आपका मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आज मैं एक टॉपिक फर्स्ट पेपर यानी जो हमारा पहला जो सेक्शन है उसके अंतर्गत पहला टॉपिक भारतीय संविधान में श्रम संबंधी प्रावधान, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा यह आसान है और इसको आपको मैं करा चुका हूँ। इसी तरीके से जितने भी तमाम प्रथम पार्ट के जो है ना 11 एक्ट, दूसरे पार्ट के 2 एक्ट यानी 13 एक्ट मैं कराऊंगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन पूरा पढ़ाऊंगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट पूरा पढ़ाऊंगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग पढ़ाऊंगा और कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ाऊंगा। हर एक चीज बहुत अच्छे ढंग से मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा और आप निश्चित हो जाइए। आप सिर्फ मूवीशाला ऐप को डाउनलोड कीजिए, मार्क MARG 8586 करके आप रजिस्ट्रेशन लीजिए और मैं आप लोग को सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी देता हूं। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। थैंक यू।